विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द विवेचना आईएएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा पीसीएस के लिए, हरियाणा जीके से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा जीके का एक वेटेज होता है हरियाणा पीसीएस में। लगभग हम लोग पिछले ईयर्स को देखें तो हरियाणा पीसीएस से 2024 में हरियाणा पीसीएस से लगभग 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि बात हरियाणा जीके की कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या वेटेज हरियाणा जीके का वेटेज कितना है। ठीक है, 2024 को अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 4 क्वेश्चन, कभी 4 to 5 क्वेश्चंस तक हरियाणा जीके में 2025 में पूछे गए थे। लगभग ऑलमोस्ट 4 ही क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम 2023 का पेपर देखते हैं तो 2023 में 8 क्वेश्चंस जो है, 2023 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस का में हरियाणा जीके से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें हरियाणा हिस्ट्री से, हरियाणा पॉलिटी, हरियाणा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, 2022 को अगर हम देखते हैं 2022 को, तो यहां पे भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2021 में लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस तक हरियाणा पीसीएस के थे। इस बार भी, क्योंकि देखो इस बार प्रीलिम्स के तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन मेंस के सिलेबस में चेंज हो रहा है। लेकिन स्टिल ये कहा जा सकता है कि हरियाणा पीसीएस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। हरियाणा जीके जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मे बी आने वाले टाइम में क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चंस जो है हमें 2025 में, 2026 के एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, 2025 में हो सकता है हमें 8 से 10 में भी क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी को ऐसे लेवल पे रखनी होगी कि ये क्वेश्चंस छूटे नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हरियाणा पीसीएस होने जा रही है। ठीक है, और अभी तक चेंजेस की जो मेंस में चेंजेस हुए हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 जो किया गया है, अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया कि क्या सिलेबस उसका होगा। जैसे ही डिक्लेरेशन आता है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। ना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा राइज को लेकर के, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा को लेकर के। ठीक है, कि कैसे हरियाणा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम फॉर्मेशन डे मनाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डे मनाते हैं हरियाणा का 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो भी चीजें रही, जो भी इवेंट्स हुए, इनको भी हमें देखना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हरियाणा के फॉर्मेशन को लेकर के जो भी ईयर्स रहे, जो भी इवेंट हुए हैं, जैसे जो भी डिमांड्स रही हैं, कब डिमांड्स हुए हरियाणा के फॉर्मेशन के लिए, हरियाणा राज्य के को बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा राज्य जो था वो पंजाब का पार्ट था। जो आज हमारे हरियाणा राज्य की बात करते हैं वो पंजाब का पार्ट हुआ करता था। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो ये यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था। ठीक है, तो कैसे ये हरियाणा पंजाब से अलग होकर के कैसे ये एक स्टेट बन गया, कैसे एक सेपरेट स्टेट हुआ, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हां, कंप्लीट अपने टू द पॉइंट चर्चा करेंगे कि जितने रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जाम की, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। अननेसेसरी का टाइम वेस्टिंग नहीं करना है और अननेसेसरी के अपने नोट्स को बड़ा नहीं बनाना है, बल्कि नहीं बनाना है। ठीक है, रिवीजन करना होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
मैं आपको बात करूंगा ईयर 1803 की। 1803 में एक संधि हुई, ठीक है, उस संधि को आपको ध्यान में रखना होगा। 1803 में एक संधि हुई थी, 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई, सुरजे अंजन गांव की संधि, ठीक है। सुरजी अर्जन गांव ट्रीटी हुई थी। गांव की संधि, ये संधि जो हुई थी 38 ऑफ दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1803 को हुई थी। 1803, 30 दिसंबर 1803, ठीक है, 30 दिसंबर 1803 को यह संधि हुई थी। अब आप कहोगे कि सर हम लोग इसके पीछे का नहीं पढ़े, ठीक है। हर एक इस कंप्लीट ये एक सीरीज रहेगी हमारी, इन सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी हम लोग एंशिएंट पार्ट उठाएंगे, कभी हम लोग मॉडर्न पार्ट, कभी मेडिवल, जिस तरह की हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, हम वैसे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम कंप्लीट अपने हरियाणा राइज की बात करेंगे और थोड़ा सा मॉडर्न को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा एंशिएंट और मेडिवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये गांव की संधि जो थी, सुरजी अर्जन गांव की जो संधि थी, ये मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसका एक पहला फेज एंड हुआ था इस ट्रीटी के साथ ही। आपको पता है कि जब कभी कोई वॉर होती है और वॉर जब एंड होती है तो कोई ना कोई उसका कंक्लूजन निकलता है, कोई ट्रीटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था, वो उसका पहला फेज यहां पे एंड हुआ था, ठीक है। ये तब हुआ जब फर्स्ट फेज, आफ्टर एंडिंग ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सेकेंड मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर के युद्ध के पश्चात ये संधि हुई। और ये संधि हुई थी मराठा, जो मराठा चीफ थे दौलतराव सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। दौलतराव सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। और ब्रिटिश के बीच यह संधि की गई थी, ठीक है। इस संधि के दौरान मराठा चीफ ने, मराठा ने कुछ पार्ट को ब्रिटिशर्स को दे दिया था, यानी यहां पे कुछ पार्ट जो था उसको सीड किया गया था टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ये कुछ पार्ट जो है ये प्रोवाइड कर दी गई थी, ब्रिटिशर्स को ये पार्ट दे दी गई थी। तो कौन कौन से पार्ट थे और इसका हमारे हरियाणा से क्या लिंक है, इसको भी हमें देखना होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब कुछ पार्ट्स की मैं जब बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे, अब यहां पे मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूं, तो कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि कुछ रीजन था, जैसे कि गंगा जमुना द्वाब, ठीक है। गंगा जमुना द्वाब, गंगा यमुना द्वाब, रीजन ये था। दूसरा, दिल्ली का जो रीजन था, दिल्ली आगरा रीजन जो था, दिल्ली आगरा रीजन, दिल्ली आगरा का जो रीजन था, सम पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ पार्ट्स, ठीक है। अहमदनगर फोर्ट, पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, इन सबको
ये दिया गया था, सीड कर दी गई थी किसको? टू द ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिश को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी इस संधि के दौरान, सुरजी अर्जुन गांव की संधि के दौरान ये पार्ट जो है ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर दी गई। अब जो हमारा हरियाणा है, जो यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था, दिल्ली का पार्ट हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस का बेसिकली पार्ट था, ठीक है। इसी के साथ हरियाणा पे अब ये हो गया कि 1803 के बाद, इस संधि के बाद, इस ट्रीटी के बाद हरियाणा पे कंट्रोल हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। हरियाणा पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कब आया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 30 दिसंबर 1803 को हरियाणा बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1803 हरियाणा बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स, ठीक है, ठीक है। बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन का, टेरिटरी का पार्ट बन गया। यानी कहने का मतलब कि जो हरियाणा पे किसका अधिकार हो गया? यहां पे अधिकार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, 1803 में ना। लेकिन 1810 तक कंप्लीट कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1810 में एक कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिला हरियाणा के ऊपर, ठीक है। हरियाणा के क्षेत्र के ऊपर हम यूं कहेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हुआ, कंप्लीट कंट्रोल ऑन हरियाणा, ठीक है। ये कब हुआ था? 1810 में। तो ये एक पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा कि 1803 में हरियाणा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कंप्लीट कंट्रोल में 1810 में हरियाणा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है ना। अब देखिए 1832 आते आते हरियाणा के कुछ रीजन को ट्रांसफर कर दिया गया टू द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में हरियाणा को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, 1832 में, ठीक है। ये डेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस ईयर में हरियाणा को ट्रांसफर कर दिया गया था टू द देन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ट्रांसफर टू देन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यानी ब्रिटिश इंडिया का जो उत्तर पश्चिमी का प्रोविंस था, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा हो गया। यानी अब यहां से जो हरियाणा है ये 1832 से ये किसका भाग हो गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत का भाग हो गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का पार्ट बन गया 1832 में, ये ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। 1857 आपको पता है कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है। पूरे देश में मैक्सिमम जो पार्ट है हमारे देश का वो इफेक्टेड रहा इस वॉर में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा जो है, हरियाणा 1857 की क्रांति के बाद मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ हरियाणा वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पंजाब स्टेट, पंजाब प्रोविंस, ठीक है। यानी हरियाणा का जो पार्ट, हरियाणा जो है वो अब पंजाब का हिस्सा बन गया 1858 में। एक एक लाइन जो है आपके लिए क्वेश्चन है, एक एक लाइन जो है ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का पार्ट कब बना, हरियाणा ब्रिटिश कंट्रोल में कब आया, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल कब रहा, ठीक है, और
पंजाब का पार्ट कब बना? तो 1858 में। और मैं बहुत, देखो मैं बहुत टू द पॉइंट कर रहा हूं, मैं बहुत इधर उधर की चीजें, अब मैं यहां पे 1857 आपको नहीं पढ़ाने बैठ जाऊंगा, वो आप खुद मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे हरियाणा स्पेसिफिक जिसके रिक्वायरमेंट है और हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको हम यहां पे फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। 1858 में, 1858 जो है यहां पे हरियाणा इनकॉर्पोरेटेड विथ पंजाब प्रोविंस, ठीक है। यानी हरियाणा जो है पंजाब प्रोविंस का पार्ट, यानी हरियाणा का जो मोस्ट ऑफ द रीजन, हरियाणा का मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो, मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ये कहां पे चला गया? पंजाब प्रोविंस में चला गया। यानी जो हरियाणा जब 1858 में हरियाणा पंजाब प्रोविंस का, पंजाब प्रांत का भाग बन गया, ठीक है। किसका भाग बना? पंजाब, पंजाब प्रांत का भाग हरियाणा बन गया, ठीक है। पंजाब प्रांत का पार्ट बना कब? 1800 का हिस्सा बना कब? 1858 में, 1858 में, ठीक है। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हरियाणा वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब का ही हिस्सा था। और 1 नवंबर 1966 को ये एक सेपरेट स्टेट बना ना। अब बात करते हैं कि कैसे, कब एक नया हरियाणा, एक न्यू स्टेट यानी हरियाणा की डिमांड कैसे हुई, कब हुई, ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1925 जो था, अब देख लीजिए जरा सा एक बार, एक मैप मैं आपको दिखाऊं, आप इस मैप को देखिएगा जरा, ठीक है। ये पार्टीशन से पहले का मैप है। ये पार्ट पूरा जो है, ये पार्ट पूरा ये पंजाब हुआ करता था, ठीक है। ये पार्ट जो है ये वेस्ट पंजाब माना जाता था, ये ईस्ट पंजाब, ठीक है। हरियाणा जो है ईस्ट पंजाब का पार्ट होता था। पार्टीशन के बाद जो वेस्ट पंजाब, देखो अब यहां पे था कि ये जितना ग्रीन कलर दिख रहा है, यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। इस रीजन में, ये जो रीजन है और ये रीजन देखेंगे आप, इधर हिंदू मेजॉरिटी रीजन है, ये हिंदू मेजॉरिटी रीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहां पे मुस्लिम नहीं थे, लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हिंदू मेजॉरिटी रीजन है, क्लियर। और ये रीजन जो आप ये देख रहे हैं, ये रीजन, ये रीजन की बात करूं मैं, ये हिमाचल वाला रीजन या हरियाणा वाला जो आज का रीजन जो है, ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट था, हिंदी स्पीकिंग एरिया था, जहां पे लोग हिंदी भाषी लोग थे। और ये रीजन, इस रीजन की मैं बात करूं, ये पूरा रीजन जो था, ये पूरा रीजन, ये पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, जहां पे प्राइमरी लोग पंजाबी स्पीकिंग, पंजाबी बोलते थे, ठीक है। 1925 में एक मुस्लिम लीग के लीडर थे परिजादा मोहम्मद हुसैन, नाम याद जरूर रखिएगा। परिजादा मोहम्मद हुसैन 1925 में इन्होंने डिमांड किया, ही वॉज अ लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के लीडर थे। इन्होंने डिमांड किया 1925 में कि अंबाला जो रीजन है, अंबाला डिवीजन है, डिमांड फॉर सेपरेशन ऑफ अंबाला डिवीजन, ठीक है। हरियाणा का ही रीजन है अंबाला डिवीजन, अंबाला डिवीजन को सेपरेट करने की बात की गई फ्रॉम पंजाब, ठीक है। पंजाब से सेपरेट करने की बात की, अंबाला रीजन, जो कि अब अंबाला रीजन को अगर आप देखेंगे तो अंबाला रीजन जो है हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। अंबाला का जो पार्ट जो देखेंगे आप, ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है,
ठीक है, ये पार्ट जो है ये हिंदू मेजोरिटी एरिया था और यहां पे डिमांड किया गया, क्योंकि ये पूरा जो है पार्ट हरियाणा का पंजाब का है, तो डिमांड इन्होंने किया कि ये जो अंबाला का रीजन है इसको सेपरेट करने की बात की गई, अंबाला डिवीजन को सेपरेट करने की बात किया गया। ठीक है ना, अब बात ये हुई, मुस्लिम लीग के लीडर हैं 1925 में, इन्होंने डिमांड किया, दिल्ली से डिमांड किया कि सेपरेट किया जाए हरियाणा रीजन यानी पंजाब। डायरेक्टली ये डिमांड ये था कि अंबाला डिवीजन को सेपरेट किया जाए फ्रॉम पंजाब, लेकिन बात यहां पे हरियाणा रीजन की भी हुई कि पंजाब से हरियाणा रीजन जो है वो अलग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1925 में परिजादा मोहम्मद हुसैन जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने डिमांड किया फॉर द सेपरेशन ऑफ, डिमांडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ अंबाला डिवीजन, विच यानी हरियाणा रीजन को सेपरेट करने की बात की गई। ठीक है, यानी अंबाला को डिमांड क्या हुआ कि पृथक किया जाए, पंजाब से पृथक किया जाए, हरियाणा को पंजाब से पृथक किया जाए। ठीक है ना, अब इस डिमांड को सपोर्ट भी किया गया, मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को सपोर्ट भी किया। 1926 में मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को सपोर्ट किया गया, सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट भी किया 1926 में। यानी यहां से कुछ बात होने लगी कि हरियाणा को सेपरेट किया जाए, पंजाब से सेपरेट किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी, अब यहां पे परिजादा मोहम्मद हुसैन जी का एक और डिमांड था कि दिल्ली प्रोविंस के एक्सटेंशन की भी बात यहां पे की, एक्सपेंशन की बात की गई, इसको एक्सटेंशन की बात की, एक्सटेंड किया जाए, विस्तार किया जाए दिल्ली प्रोविंस का। ठीक है, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इन्होंने भी इस डिमांड को उठाया था, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने भी इस डिमांड को उठाया था। और दो नाम आप याद रखेंगे, चौधरी सर छोटू राम, ठीक है, और देशबंधु गुप्ता। पहले हम बात करते हैं चौधरी सर छोटू राम जी की। दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस ने भी डिमांड किया, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस ने इस डिमांड को, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस ने भी किया, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस का भी सपोर्ट जो है यहां पे इस डिमांड को सपोर्ट रहा, क्योंकि इन्होंने भी इस डिमांड को रेज किया था। नाउ दो लीडर की जैसे मैंने बात कही कि सर छोटू राम चौधरी सर छोटू राम, चौधरी सर छोटू राम को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। चौधरी सर छोटू राम जी का जो पूरा नाम है वो चौधरी सर राम रिचपाल ओलियान है। राम रिचपाल ओलियान, ठीक है, इनको सर की उपाधि दी गई थी और इनको कहा जाता था चौधरी छोटू राम। ठीक है, हिंदू जाट लीडर थे और पंजाब प्रांत के एक प्रमुख लीडर थे। ठीक है, प्रमुख राजनेता थे। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर थे ये। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पंजाब, हिंदू जाट लीडर इनको कहा जाता था, हिंदू जाट लीडर कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने भी इस डिमांड को रखा था कि हरियाणा को सेपरेट किया जाए पंजाब से एक अलग स्टेट रखा जाए। ठीक है, कि हरियाणा जो है पंजाब से एक सेपरेट स्टेट रहे। इनके बारे में कुछ और बातें जान लीजिएगा कि इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये
संस्थापक भी थे। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये फाउंडर थे। ठीक है, 1937 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी। 1937 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये एक विचारक भी रहे हैं। इनका जन्म जो है रोहतक जिला, जो आज का हरियाणा का रोहतक जिला है, वहां पे हुआ। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा याद रखेंगे आप लोग, फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। इन्होंने डिमांड करी कि हरियाणा रीजन को सेपरेट किया जाए। इनके साथ साथ देशबंधु गुप्त जी ने भी ये डिमांड करी थी। देशबंधु गुप्त इन्होंने भी डिमांड करी थी 1932 में, डिमांड फॉर सेपरेट हरियाणा फ्रॉम पंजाब से हरियाणा को सेपरेट करने की डिमांड इन्होंने भी करी थी और सर छोटू राम जी ने भी करी थी। डिमांडेड फॉर सेपरेशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम पंजाब। अब सर छोटू राम जी ने जाट महासभा आगरा में भी 1929 में ये डिमांड रखी थी। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस डिमांड को कहां पे रखा गया था। तो सर छोटू राम जी ने जाट महासभा 1929 में जाट महासभा आगरा में इस डिमांड को रखा गया था। ठीक है, और 1932 में रखा गया देशबंधु गुप्त जी के द्वारा कि ये डिमांड जो है फुलफिल होना चाहिए कि हरियाणा जो है एक सेपरेट स्टेट बने, एक सेपरेट रीजन बने, पंजाब से सेपरेट हो। ठीक है, अब 1946 में, अब देखिए एक बात समझ के चलिएगा कि जब हम लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो प्रोविंस जो था, प्रोविंस एक डिमांड पे सब एक साथ आए थे। एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस की बात की गई थी उस टाइम पे भी, लिंग्विस्टिक प्रोविंस की यानी भाषाई क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है, 1946 में पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इस डिमांड को रखा था। इन्होंने कहा था कि हमें प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए, सेपरेट करना यानी रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा 1951 जब पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद हमें सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि हमारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए व्हाट शुड बी द फैक्टर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, कैसे हम अपना यूनियन बनाएंगे। ठीक है, तो 1946 याद रखिएगा कि पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने डिमांड रखी थी, जिन्होंने कहा था कि हमारे स्टेट्स को लैंग्वेज की बेसिस पे 1946 में इन्होंने ये कहा था कि प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज की जाए यानी स्टेट को रीऑर्गेनाइज की जाए ऑन द बेसिस ऑफ यानी ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषा के आधार पे हमारे प्रांतों को बांटा जाए, भाषा के आधार पे। ठीक है, जो राज्य है राज्यों का पुनर्गठन हो। ठीक है, क्योंकि प्रोविंस जो है इसके साथ एक साथ आए इस डिमांड को लेकर के। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है जवाहरलाल नेहरू साहब के पास था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था, जो हमारे लीडर थे, कि क्या हमें अपने राज्यों को लिंग्विस्टिक बेसिस पे पुनर्गठन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया जी ने
दीनबंधु गुप्त जी के डिमांड को भी सपोर्ट किया। इन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टेड द डिमांड ऑफ दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्ता जी के डिमांड को भी इन्होंने सपोर्ट किया, पट्टाभी सीतारामैया जी ने। ठीक है, क्योंकि यहां भी बात वही थी कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र है, हिंदी स्पीकिंग एरिया है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो पंजाबी भाषी क्षेत्र से अलग हो। ठीक है, और इसकी बात जो है ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में भी की गई। इस चीज को ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में भी रखा गया था। नाइनटीन 1946 में दिल्ली में, और यहां पे बात हुई थी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी अपनी आइडेंटिटी की बात हुई, पंजाब भाषी क्षेत्र की अपनी आइडेंटिटी की बात, कि हिंदी जो रीजन है, हिंदी जो बेल्ट है, उसको पंजाब से अलग किया जाए, यानी जो हरियाणा का क्षेत्र है उनको पंजाब से अलग किया जाए। ठीक है, और प्रोविंसेस को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, यानी रिऑर्गेनाइज किया जाए। अब ये डिमांड जो है 1946 से, ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोविंस के पास थी। महाराष्ट्र चाहता था कि मराठा, क्योंकि वो पहले बॉम्बे था, बॉम्बे से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बना, गुजराती स्पीकिंग एरिया के लिए गुजरात और मराठी स्पीकिंग एरिया के लिए महाराष्ट्र। ये डिमांड सबसे पहले सबसे ज्यादा हुई थी मद्रास में, कि आंध्र प्रदेश, एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास से अलग किया जाए, आंध्र प्रदेश बनाई जाए। ठीक है, हमारा देश आजाद होता है और उसी टाइम पे पंजाब के पहले सीएम बनते हैं गोपी चंद्र भार्गव। याद रखिएगा 1947 में जो पहले सीएम बने, सीएम ऑफ पंजाब जो बने, वो बने गोपी चंद्र भार्गव। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बनते हैं गोपी चंद्र भार्गव, पहले सीएम बनते हैं। ठीक है, और अप्रैल 1949 में ये डिमांड चल रही थी, ये चीजें हो रही थी, और धीरे धीरे ये एजुटेशन बढ़ रहा था कि भाई पंजाब को भी एक आइडेंटिटी चाहिए था कि हमारा पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है वो पंजाब बने, और हिंदी स्पीकिंग एरिया, हरियाणा से भी डिमांड थी कि हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है वहां से डिमांड होती थी कि हमारा हरियाणा बने। सेकंड सीएम बनते हैं भीमसेन सच्चर जी। अप्रैल 1949 में सेकंड सीएम बनते हैं, सेकंड सीएम ऑफ पंजाब, ये बनते हैं भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर जी ये सेकंड सीएम बनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम कहते हैं सच्चर फॉर्मूला। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, सच्चर फॉर्मूला। अब देखेंगे क्या है सच्चर फॉर्मूला, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या बेसिस था इसका। ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं सच्चर फॉर्मूला को लेकर के। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला में यह कहा गया 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1949 को प्रपोज किया गया था। यह सच्चर फॉर्मूला 2 अक्टूबर 1949 को प्रपोज की गई थी। और यहां पे कहा गया था कि देखिए हमारे पास दो एरिया है, एक पंजाबी स्पीकिंग एरिया और हिंदी स्पीकिंग एरिया। तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया पंजाबी बोलने वाला जो क्षेत्र है, पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र,
और दूसरा है हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया दैट इज पंजाब, ओवरऑल सारा पंजाब है, लेकिन जो हम लोग आइडेंटिफाई किए, हम लोगों ने देखा ये जो पार्ट है, ये पूरा पंजाब है, जहां पे पंजाबी स्पीकिंग क्षेत्र है, पंजाबी स्पीकिंग एरिया है। ये पार्ट जो हो गया, ये ऊपर का जो पार्ट हो गया, ये हिंदी स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। तो अब देखो, हिंदी स्पीकिंग एरिया दैट इज हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग एरिया दैट इज पंजाब। पंजाब में कहा गया कि पहली जो भाषा होगी, फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा, वो होगा पंजाबी, ठीक है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पंजाबी होगा, ठीक है, यानी गुरुमुखी लिपि के तहत, ठीक है, पहली स्पीकिंग एरिया जो होगी, ठीक है, यहां पे जो प्राइमरी लैंग्वेज होगा, प्राइमरी लैंग्वेज जो होगा वो होगा पंजाबी, ठीक है, इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी गुरुमुखी लिपि में पंजाबी स्पीकिंग, यानी प्राइमरी, प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी? पंजाबी स्पीकिंग को दी जाएगी, पंजाबी लैंग्वेज को दी जाएगी, पंजाबी भाषा को दी जाएगी, ठीक है। और यहां पे जो सेकेंड लैंग्वेज होगा वो होगा हिंदी, ठीक है, यानी जो यहां पे सेकेंड, यानी जो कंपल्सरी होगा वो होगा हिंदी। आपको एजुकेशन के माध्यम से, यानी एजुकेशन में, पढ़ाई में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। पहला, आपको पहली भाषा, पहली प्राथमिकता, यानी जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पंजाबी में दी जाएगी, पंजाबी स्पीकिंग एरिया में। और जो सेकेंड लाइन जो लैंग्वेज है वो होगा हिंदी, वो कंपल्सरी होगा इस रीजन में भी, ठीक है ना। अब हिंदी स्पीकिंग एरिया की मैं बात करूं, यानी हरियाणा की मैं बात करूं, तो यहां हिंदी स्पीकिंग एरिया में कहा गया कि देखिए, हरियाणा में जो प्राइमरी लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा? प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी होगा। बट यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन जो दी जाएगी, आपको हिंदी नहीं दी जाएगी। लेकिन पंजाबी जो होगा, हिंदी इन देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी की स्क्रिप्ट है क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, यानी देवनागरी लिपि है। पंजाबी जो होगा ये आपका कंपल्सरी, यानी सेकेंड लैंग्वेज जो होगा वो होगा पंजाबी, कंपल्सरी होगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा जरा सा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जो आपको पूरा दिख जाए। हमने कहा कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया, सचिन फॉर्मूला का कहना है कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है वहां पे पंजाबी तो आपको आना चाहिए, लेकिन हिंदी भी आना चाहिए, ठीक है। आपको जब पढ़ना होगा तो पंजाबी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना होगा। प्राइमरी लैंग्वेज पंजाबी होगा, सेकेंड लैंग्वेज आपका हिंदी होगा। हरियाणा वाले रीजन में आपको प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी होगा, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज पंजाबी होगा। यहां पे आपको पढ़ना होगा, पंजाबी भी कंपल्सरी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसको अपोज किया गया कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया कहता था कि भाई हम पंजाबी पढ़ेंगे, हमें पंजाबी आनी चाहिए, हमारा जो लैंग्वेज है पंजाबी होना चाहिए, हम हिंदी क्यों पढ़े, ठीक है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट कहता था कि भाई हम हिंदी हमें, हमारी लैंग्वेज है, हमारी प्राथमिक भाषा हिंदी है, हमें हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सिर्फ हिंदी में होना चाहिए, पंजाबी हम क्यों पढ़े, ठीक है। तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से यहां पे, इस सचर फॉर्मूला की वजह से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे देखने को मिला। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि देखिए आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन में लिंग्विस्टिक प्रोविंस को लेकर के, लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स रिऑर्गेनाइज करने को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी थी, बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब की गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि हम लोग एक कमीशन स्टैब्लिश करते हैं, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन बनाया गया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया गया। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग, प्रांतीय आयोग बनाया गया। इस आयोग के जो चेयरमैन थे वो थे एसके धर, ठीक है, हेड थे एसके धर। जून 1948 में इसको स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, फॉर्मेशन जो हुआ, फॉर्म किया गया, फॉर्म्ड ऑन जून 1948। ठीक, जून 1948 में इसको स्टैब्लिश की गई। इसको हम पॉपुलरली हम लोग धर कमीशन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग धर कमीशन के नाम से जानते हैं। पॉलिटी में भी आप लोग इसको पढ़ते होंगे, यूनियन एंड टेरिटरी जो चैप्टर है आपका, उसमें आप लोग पॉलिटी में इसको पढ़े होंगे। धर कमीशन का कहना था, धर कमीशन को बनाया गया कि क्या इनका मकसद क्या था, कि इनको रिव्यू करना था, इनको चेक करना था फिजिबिलिटी टू फॉर्म टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, धर कमीशन ने अपने रिपोर्ट सबमिट किया ऑन द दिसंबर 1948। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया ऑन दिसंबर 1948 और इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट द लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना इज नॉट गुड। ठीक है, कि लैंग्वेज के आधार पे हम अगर करते हैं तो सेपरेटिज्म बढ़ सकता है, लैंग्वेज के आधार पे करते हैं तो क्षेत्रवाद बढ़ सकता है। ठीक है, कि ये लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं हो सकता है, यानी उन्होंने कंप्लीट मना कर दिया कि नहीं। ठीक है, लेकिन इससे यह हुआ कि फिर और लोगों में आक्रोश हो गया। हर एक प्रांत में ऑलमोस्ट सभी जगह अपने स्टेट्स को, अपनी भाषा को लेकर के कि एक संघर्ष स्टार्ट हो गया। देखो हमारे यहां भाषा जो है ना, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है। आप जिस भाषा को यूज करते हैं वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है, आपका कल्चरल आइडेंटिटी है भाषा आपकी। ठीक, एक बात सम्मान वाली होती है, बात आइडेंटिटी वाली होती है कि हम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं। आज वही चीजें हो रही हैं। आज आप देख रहे हो कि भाषाओं के आधार पे सेपरेटिज्म तो देखने को मिलता ही है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कि आप महाराष्ट्री हैं तो आपको, महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। तो ये चीजें जो है, इससे सेपरेटिज्म बढ़ता है, क्षेत्रवाद, अलगाव बढ़ता है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट पे पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई। दिसंबर 1948 में ही एक कमेटी बनाई, दिसंबर 1948 में एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई, जेबीपी कमेटी। ठीक है, जेबीपी कमेटी में 3 लोग थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। वही पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने डिमांड किया था, जिन्होंने सपोर्ट भी किया था देशबंधु गुप्त जी के डिमांड को, फॉर द सेपरेट हरियाणा रीजन के डिमांड को सपोर्ट किया था। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1949 को, इन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया 1949 को। देखो इन्होंने भी रिजेक्ट किया, ऑलमोस्ट इन्होंने भी रिजेक्ट किया,
इन्होंने भी, हम ये यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ऑलमोस्ट रिजेक्ट। ठीक है, क्या लिंग्विस्टिक बेसिस को लैंग्वेज के बेसिस को टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, इसको ऑलमोस्ट इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बात यह थी कि मैंने ऑलमोस्ट इसलिए लिखा कि इन्होंने एक रास्ता छोड़ा, एक डोर, कहते हैं ना किसी डोर को कंप्लीट, धर आयोग ने डोर को कंप्लीट क्लोज कर दिया, जेवीपी कमिटी ने डोर को आधा खोला छोड़ के रखा। इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स होंगी, अगर ये होगा कि पब्लिक की बहुत ज्यादा ये डिमांड होगी या पब्लिक की बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स रहेगी, तो इस पे कुछ विचार हम लोग करेंगे, रिव्यू ली जाएगी पब्लिक से और उस पर कुछ विचार की जाएगी। लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये सही नहीं होगा कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे हम रिऑर्गेनाइज करें। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये बहुत हेवी लेवल पे, बहुत ज्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पे आंदोलन हो रहे थे और एक लीडर थे, कांग्रेस लीडर और गांधीवादी नेता थे पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, मद्रास में एक लीडर थे पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु जी ये आमरण अनशन पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे। किस लिए? टू फॉर्म अ सेपरेट आंध्रा स्टेट। ठीक है, डिमांड इनकी थी कि सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाई जाए, आंध्रा फ्रॉम मद्रास, मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरिया दैट इज आंध्र प्रदेश, इसको अलग किया जाए। ठीक है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे हमें आंध्र प्रदेश दी जाए। 56 दिन के आमरण अनशन पे, 56 डेज के आमरण अनशन पे इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है इनका। ठीक है, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाता है, आनंद फानंद में गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज्ड होती है कि किसी भी तरह आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और पहला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तेलुगु स्पीकिंग एरिया कार्व आउट किया गया फ्रॉम मद्रास। और पहला 1953 में पहली जो आंध्र प्रदेश जो बनी वो पहली 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश became the first state on the basis of लैंग्वेज। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ही सिर्फ डिमांड नहीं कर रहा था, अदर प्रोविंस हमारे यहां पंजाब हरियाणा में डिमांड हो रहे थे कि पंजाबी स्पीकिंग एरिया को अलग, हरियाणा को अलग किया जाए, हिंदी स्पीकिंग एरिया हरियाणा को अलग किया जाए। ठीक है, महाराष्ट्र में हो रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर देखा गया बहुत ह्यूज पब्लिक प्रेशर होने के कारण इन्होंने एक आयोग स्टैब्लिश, फिर से एक आयोग फॉर्मेशन किया, फजल अली कमीशन। ठीक है, जस्टिस फजल अली जो थे वो चेयरमैन बने, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस आयोग को के अध्यक्ष जो थे, इसके जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली। जस्टिस फजल अली जो थे ये इसके चेयरमैन थे। फजल अली चेयरमैन थे और इनके 2 मेंबर्स हुआ करते थे, 2 मेंबर थे, इसमें 2 मेंबर्स थे, एक
एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। देखो ये सब आपका पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का, बट थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी था क्योंकि आप इस सीक्वेंस को समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपना रिपीट, ये दिसंबर 1953 में फॉर्म हुआ, दिसंबर 1953, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया, ये याद रखिएगा आपके इंडियन पॉलिटी में भी काम आएगा। 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट जो सबमिट किया, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया वो सितंबर 1955 में, सॉरी 1955, सितंबर 1955 में, 1955 सितंबर में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ठीक है, इनका यह कहना था, फजल अली कमीशन का कहना था कि ठीक है, फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि हां लैंग्वेज जो है वो बेसिस होगा, बट फजल अली कमीशन ने क्या कहा कि लैंग्वेज शुड बी द वन ऑफ द फैक्टर टू फॉर्मेशन टू रिऑर्गनाइज द स्टेट, यानी स्टेट के पुनर्गठन के लिए, राज्य के पुनर्गठन के लिए लैंग्वेज जो होगा एक फैक्टर होगा। इसका मतलब कि और भी फैक्टर दिए गए थे। इन्होंने कहा बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइनेंस, इकोनॉमी, ये फैक्टर होंगे। इसके साथ साथ कल्चर एंड लैंग्वेज इसमें एक फैक्टर होगा, कल्चर एंड लैंग्वेज भी एक फैक्टर होगा। तो यहां पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, लैंग्वेज शुड बी द फैक्टर टू रिऑर्गनाइज द स्टेट। ठीक है, यहां से डोर ओपन हो गया, रिऑर्गनाइज की जाएगी। ठीक है, अब याद रखना 1948, थोड़ा सा मैं आपको यहां से थोड़ा सा और पीछे की एक झलक दिखाऊंगा 1948 की। 1948 में मास्टर तारा सिंह थे, अकाली दल के लीडर थे, इन्होंने सिख स्टेट की डिमांड की थी। ठीक है, 1948 में मास्टर तारा सिंह, 1948 में मास्टर तारा सिंह जी ने इन्होंने प्रपोज किया था अपने, इनका एक पब्लिकेशन था अजित जो इनका पब्लिकेशन था, इनके पब्लिकेशन जिसका नाम था अजित, उसमें इन्होंने सिख स्टेट की मांग की थी। ठीक है, प्रपोज किया था आइडिया ऑफ सिख स्टेट, प्रपोज्ड आइडिया ऑफ सिख स्टेट, यानी सिख राज्य के लिए का कॉन्सेप्ट यहां पे इन्होंने बात किया। इन्होंने कहा कि पंजाब जो होना चाहिए वो एक सिख राज्य होना चाहिए। ठीक है, सिख राज्य की बात यहां पे की गई थी। सिख राज्य की बात की गई। ठीक है, नाउ 1956 के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अपना रीजनल फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, नाउ फिर हम आते हैं अपने 1956 वाले बात पे। 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टार्ट हो गया। 1956 के पहले हमारे जब रिऑर्गेनाइज हुआ तो हमारे पास 14 स्टेट बिफोर, यानी 1956 में हमारे पास थे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। 6 यूनियन टेरिटरी था, 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी था। इसके बाद जो है नए नए स्टेट्स जो फॉर्मेशन होते गया। ठीक है, फिर गुजरात बना, पहला 15th स्टेट गुजरात बन गया। ठीक है, ना तो अब हुआ ये, हम बात अपने पंजाब पे आते हैं, हरियाणा पे आते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने यूज किया रीजनल फॉर्मूला 24 ऑफ जुलाई 1956 में, 24 ऑफ जुलाई 1956 में पंजाब गवर्नमेंट ने यूज रीजनल फॉर्मूला, यानी जो क्षेत्र वाली फॉर्मूला थी, क्षेत्रीय फॉर्मूला जो था, क्षेत्रीय फॉर्मूला को ही इस्तेमाल किया गया। वो जैसे कि सचर फॉर्मूला जो था उसी को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंशन था सचर फॉर्मूला में, उसी को इस्तेमाल किया गया। बट ये रीजनल फॉर्मूला जो था ये फेल हो गया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, फेल हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो सीएम थे प्रताप सिंह खैरों ने 1957 में इसको फेल कर दिया। इसको फेल कर दिया गया बाय देन सीएम ऑफ पंजाब प्रताप
प्रताप सिंह खैरो, ठीक है। प्रताप सिंह खैरो ने इसको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद डिमांड तो यहां पे चल रही थी, डिमांड तो यहां पे थी कि भाई 1957 में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 1957 में कंप्लीट मूवमेंट यहां पे अब ये हुई थी हिंदी स्पीकिंग एरिया के आइडेंटिटी की। 1957 में मूवमेंट थी फॉर द आइडेंटिटी, अब यहां पे हिंदी स्पीकिंग एरिया की आइडेंटिटी की बात हुई, आइडेंटिटी की बात हुई कि हमारी आइडेंटिटी का क्या, ठीक है। वैसे ही 1960 में भी पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग एरिया की आइडेंटिटी की बात हुई, ठीक है। अब यहां पे यह था कि 1965 में संत फतेह सिंह इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब एज ए सेपरेट स्टेट। 1965 में याद रखिएगा संत फतेह सिंह जी ने इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, क्यों? टू एस्टैब्लिश पंजाब एज अ सेपरेट स्टेट, पंजाब को एक सेपरेट स्टेट बनाने की, पंजाब को हरियाणा से अलग कर एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड यहां पे। और ये डिमांड सिर्फ स्टेट में नहीं हो रही थी, अब इसके लिए सेंटर तक बात पहुंच चुकी थी। पार्लियामेंट ने भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश की थी, गवर्नमेंट के पास भी प्रेशर था, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश की फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश की थी। इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में एक सरदार हुकुम सिंह जी के अंडर में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई, ठीक है, टू रिव्यू दिस डिमांड, इस डिमांड को रिव्यू करने के लिए, इस डिमांड की समीक्षा के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश की गई अंडर द सरदार हुकुम सिंह जी। सरदार हुकुम सिंह जी के अंदर अंडर सरदार हुकुम सिंह, सॉरी, एक कमेटी स्टैब्लिश की गई टू रिव्यू द डिमांड फॉर द सेपरेट पंजाब एज अ सेपरेट स्टेट, ठीक है। नाउ इसके साथ एक कमेटी स्टैब्लिश होती है बाउंड्री कमीशन, जेसी शाह के अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन स्टैब्लिश हुई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शाह कमीशन, ठीक है। तो एक बाउंड्री कमीशन स्टैब्लिश होती है और ये कमीशन जिसके रिकमेंडेशन से हरियाणा जो एक नया स्टेट बनता है, तो बाउंड्री कमीशन जिसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जेसी शाह इसके चेयरमैन थे। बाउंड्री कमीशन, और इसमें मेंबर भी थे, मेंबर याद रखिएगा श्री एस दत्त और एमएम फिलिप, इसमें मेंबर जो थे श्री एस दत्त और एमएम फिलिप जो थे इसके मेंबर थे, एस दत्त भी इसके मेंबर थे, ठीक है। 23rd ऑफ अप्रैल 1966 को ये कमिटी बनाई गई थी। 23rd ऑफ अप्रैल 1966 को ये कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इन्होंने रिकमेंडेशन किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम पंजाब, ठीक है। और हरियाणा में जो गुड़गांव और रोहतक, करनाल, जिंद, महेंद्रगढ़, अंबाला, ये जो रीजन है, इसको लेकर के एक सेपरेट स्टेट की बात यहां पे इन्होंने कही। अब इसके तहत पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 में। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास हुआ, ठीक है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पास हुआ, ठीक है। और पंजाब अधिनियम 1966 के तहत
हरियाणा को, और इसके तहत 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 18th कॉन्स्टिट्यूशन, सीएए में लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966, और यहां से हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया और हरियाणा बिकम 17th स्टेट ऑफ इंडिया। हरियाणा 17वां स्टेट बना, हरियाणा से 17th स्टेट बना ऑन द 1st ऑफ नवंबर 1966। ऑन 1st नवंबर 1966 को हरियाणा सेपरेट स्टेट बन गया। ठीक है, पहले नवंबर 1966 को हरियाणा सेपरेट स्टेट बन गया। पहले गवर्नर जो थे वो बने श्री धर्मवीरा, जो थे पहले गवर्नर बनते हैं, श्री धर्मवीरा पहले गवर्नर बनते हैं, और पहले सीएम बनते हैं पंडित भार्गव दयाल शर्मा, सॉरी पंडित भागवत दयाल शर्मा जो बनते हैं पहले सीएम बनते हैं। पंडित भार्गव दयाल शर्मा जो है वो इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड सीएम थे। ठीक है, 1967 में इलेक्शन हुआ पहला। ठीक है, हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम था हरियाणा में। 7 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से? गुड़गांव, हिसार, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, अंबाला एंड रोहतक। 7 डिस्ट्रिक्ट थे। प्रेजेंट टाइम में 22 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 22 डिस्ट्रिक्ट है। 2016 में चक्री दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बना था। और लेजिस्लेटिव असेंबली इस टाइम पे 54 लेजिस्लेटिव असेंबली थी। 1967 में 54 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट पे 54 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट थी। 14 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट पे इलेक्शन हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज 81 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है। ठीक है, सॉरी प्रेजेंट टाइम में नहीं, 1967 में 81 पे हुई थी। 1954 था जब 1966 में जब नॉमिनेट किया गया, उस टाइम 54 सीट्स थे। 1967 में 81 सीट हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली की, और 1997 में 90 सीट की गई। आज भी हमारे पास 90 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है। ठीक है, 90 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 1966 में कितना था? 54 था। 1967 में वो 81 सीट हो गया, और 2025 में 90 सीट है। आने वाले टाइम में ये सीट्स और भी, डिलिमिटेशन के बाद ये सीट्स और भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा रहा। हरियाणा जो हमारा 17th स्टेट बन गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पीसीएस के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा पीसीएस को क्रैक करना और हम एक पेड कोर्स के साथ क्रैक करना, और आपको रिक्वायरमेंट है कि शॉर्ट टाइम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए, तो याद रखिएगा कि ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा 100 डेज क्रैश कोर्स। यहां पे आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हरियाणा स्पेसिफिक से लेकर के पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस, ठीक है, जियो, कोई भी सब्जेक्ट, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है आपको यहां पे दी जाएगी। साथ में आंसर राइटिंग, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट आपका रिजल्ट ओरिएंटेड जो है कोर्स ये डिजाइन की गई है विवेचना आईएएस की तरफ से। आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिसंबर से ये स्टार्ट है कोर्स। 100 डेज का ये कोर्स होगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे आप कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग अपने आगे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, और भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से इसकी पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। विवेचना आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल कर दी जाएगी, यहां से इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस पे कॉल करके अपने डेमो को एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे डेमो चाहे तो ले सकते हैं, और अपने सीट्स को यहाँ पे कंफर्म कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, जय हिंद। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।